तो इन विचेस से बचे रहो और अपने गार्बेज कैन को किसी हरामी इंसान की प्रॉपर्टी में खाली कर दो, क्योंकि हम लोगों के सामने आ चुका है ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का मॉडर्न वर्जन। एएमसी ने अपने लेटेस्ट हॉरर थ्रिलर द रैचर को रिलीज कर दिया है और ये है उसका एंडिंग एक्सप्लेन। द रैचर का स्टोरी फोकस्ड है बेन के ऊपर, एक टीनेज बॉय जो समर वेकेशन में अपने डैड के पास रहने आया है। और हाँ, रिसेंटली इसके मॉम डैड का डिवोर्स हुआ है। इनफैक्ट उसके डैड के पास उसके फैमिली का जो पिक्चर है उधर से भी उन्होंने बेन के मॉम को निकाल बाहर फेंका है। वैसे बेन को इन दोनों का डिवोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर एक रात वो अपने नेबर के घर वाइकिंग चुराने जाता है और फिर उधर से निकलते टाइम खिड़की से गिरने की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। वैसे इधर पे बेन एक सेल्फ सेंटर पर्सन है, मतलब हर चीज के आखिर में वो खुद का ही फायदा देखता है। जैसे कि वो फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक कॉर्नर स्टोर से कैंडी चोरी करता है, जबकि उधर का स्टोर कीपर पास में ही फिशिंग कर रहा था। फिर वो अपने डैड के नए गर्लफ्रेंड के साथ होने वाले डिनर मीटिंग को वो डिच करता है और फिर वो अपने नए दोस्त मेलोडी के साथ एक पार्टी में चला जाता है। फिर वो उसे किस करने जाता है, लेकिन वो उससे पहले ही उधर पे फिर वो कुछ सेकंड्स के बाद एक लड़की को देखता है और फिर वो उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेलोडी से ज्यादा हॉट है। लेकिन जो भी हो, ये उसका काट लेती है। मतलब यही है कि बेन हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है, लेकिन ये फिल्म खत्म होते होते इस बंदे का कैरेक्टर आर्क पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में भी सोचता है। मतलब वो अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन उधर तक जाने से पहले हम लोगों को 35 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिधर से ये स्टोरी स्टार्ट होता है। गैम्बल्स के घर में एक बेबी सिटर पहुंचती है और वो आते ही ये फाइंड आउट कर लेती है कि उधर पे कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि उनके बेसमेंट से बहुत ही अजीब आवाजें आ रहे थे और उनका एक फैमिली फोटो भी टूटा हुआ था, जिधर पे फादर के चेहरे पर स्क्रैचेस थे। और इधर पे हम लोग रैचर का फर्स्ट लुक देखते हैं, जो उस फैमिली के मदर के स्किन के अंदर थी और वो अपने बच्ची को अभी जब ये सब देखने के बाद वो बेबी सिटर इधर से भागने की कोशिश करती है, तब वो फादर उस बेबी सिटर के चेहरे के सामने उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। और इधर पे तो हम लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि उस बेबी सिटर के साथ क्या होता है। अभी इन सब के बाद हम लोगों को प्रेजेंट डे में लाया जाता है और इधर पे हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि इन 35 सालों में उस फैमिली के साथ या फिर उस मॉन्स्टर के साथ असल में क्या होता है। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट इस फिल्म के लिए उस मॉन्स्टर को सेटअप कर देता है। अभी बेन एक लोकल बोट यार्ड पे काम करता है और उसके घर के सामने जो नेबर्स रहते हैं उनमें से एबी और डिलन जंगल के अंदर इस मिस्टीरियस सिंबल को फाइंड आउट करते हैं। और इस सिंबल को हम लोगों ने गैम्बल के घर पर भी देखा था, जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। और इधर भी ये चीज सही भी होता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर अपने विक्टिम को अर्थ के अंदर ले जाती हैं और ये बनी भी है अर्थ के एलिमेंट से, जैसे कि रूट्स, रॉक और ट्री। और इस सीन में हम लोग रैचल के घर को देख सकते हैं, जो डिलन को अपने पास बुलाने के लिए उसकी मॉम एबी के वॉइस को यूज करती हैं। लेकिन इधर पे उसकी मॉम आ जाती है और वो दोनों सही सलामत अपने घर पहुंचते हैं। अभी इधर पे जो चीज दिखाया नहीं गया वो था, ये दोनों जब घर लौट रहे थे तब एबी अपनी कार से एक हिरन को उड़ा देती है और फिर उसे खाने के लिए अपने घर ले आते हैं। और इधर से ही इस फिल्म का स्टोरी स्टार्ट होता है, क्योंकि वो रैचर उस डेयर के स्किन के अंदर से निकलती है। फिर एक नए होस्ट को फाइंड आउट करने तक वो इसी घर के बेसमेंट में रहती हैं। अभी इधर पे एबी ये नोटिस करती है कि बेसमेंट के बगल में जो बगीचा था और उधर पे जो फूल थे वो सब के सब मर चुके थे और ये चीज क्लाइमैक्स का एक सेटअप था। अभी उसी रात जब एबी अपने बच्चे के रूम में जाती है, तब उधर पे उसका बच्चा नहीं, लकड़ियों का एक गुच्छा रहता है। फिर रैचर एबी को अपना होस्ट बनाती है और इधर से ही बेन का स्टोरी स्टार्ट होता है। वो एक दिन घर लौटता है और देखता है कि डिलन उसके रूम में छुपा हुआ है और वो ये भी कहता है कि उसके मॉम के साथ कुछ अजीब हो रहा है। और ठीक इसी टाइम पे एबी बेन के घर पहुंचती है और उसे देखकर ही लगता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, क्योंकि ये पिंक फिल्म की तापसी पन्नू अचानक से बन जाती है ब्लैकमेल फिल्म की कृति कुल्हाड़ी। और फिर वो बेन को थ्रेट भी देती है। फिर इसी टाइम पे डिलन को सेव करने के लिए उधर पे उसका डैड पहुंचता है, लेकिन बाद में रैचर उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसके बाद बेन बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसके नेबर के साथ असल में चल क्या रहा है। वैसे ये सब चीजें उनके साथ तो बहुत पहले से ही हो रहा था, लेकिन अपने हीरो को चाहिए था लड़की, तो इसी रीजन से वो कुछ टाइम तक उन्हीं के पीछे लगा हुआ था। लेकिन अभी उसका दिमाग ठिकाने पे आ चुका है और इसी रीजन से वो अगले दिन डिलन के फादर के साथ एबी और डिलन के बारे में कुछ बात करने जाता है। लेकिन डिलन का फादर कहता है कि उनका कोई बच्चा ही नहीं है, और ऐसा इसी रीजन से है क्योंकि रैचर के पास ऐसे पावर्स हैं जिससे कोई भी इंसान अपने फैमिली मेंबर को पूरी तरीके से भूल सकता है। इसके बाद वो अपने नेबर की डोर पर इस सिंबल को फाइंड आउट करता है और फिर वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च भी करता है, जिधर से उसे इस स्किन के अंदर रह रहे मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। असल में ये मॉन्स्टर्स पेरेंट्स को अपना होस्ट बनाते हैं और बच्चों को अपना खाना बनाते हैं। और इस मॉन्स्टर के बारे में गूगल से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे यही पता चलता है कि स्कैंडिनेवियन फोक स्टोरी के हिसाब से इस मॉन्स्टर का नाम है बोहैक, जो असल में एक विच, एक वैम्पायर और एक
डीमन का कॉम्बिनेशन है। अभी ये दिन के टाइम पे तो एक नॉर्मल वुमेन की तरह दिखते हैं, लेकिन रात के टाइम पे ये अपने स्किन से बाहर निकलते हैं और फिर नॉर्मल ह्यूमंस के सोल्स को ये कंज्यूम करते हैं। अभी ये चीज इस वेब सीरीज में बताया तो नहीं गया, लेकिन ये अगर सुबह होने से पहले अपने स्किन के अंदर वापस नहीं जाते हैं तो फिर ये हैक्स मर भी सकते हैं। बेन अभी अपने सर्विलियंस को कंटिन्यू रखता है और वो बहुत ही जल्दी ये फाइंड आउट कर लेता है कि एबी के साथ डिलन का लापता हो जाना, उनका बेसमेंट और उस ट्रैश बैग का कुछ न कुछ कनेक्शन है। तो इसी रीजन से बेन उन कनेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए वो अपने नेबर के बेसमेंट में पहुंचता है, जिधर पे वो इस चीज को फाइंड आउट करता है। एक वुडन स्ट्रक्चर या फिर कुछ बंच ऑफ स्टिक्स से बनाया गया एक डेमोनिक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर एक डियर स्कल को लगाया गया है और इसके आसपास उन सब फोटोज को लगाया गया है जिन्हें ये डीमंस पहले ही हंट कर चुकी हैं, जैसे कि बेन का डैड और मैलरी। मतलब ये सब अपने अपने फैमिलीज के प्रोटेक्टर्स हैं, तो इसी रीजन से वो डीमन इन्हीं मेंबर्स को सबसे पहले हंट करती हैं। अभी बेन मैलरी को ये बताती है कि वो डीमन उसके सिस्टर के पीछे है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाता है और एबी मैलरी के सिस्टर को लेकर उस जंगल के अंदर चली जाती है और अभी बेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन सब में बेहोश हो जाता है। और इस पॉइंट के बाद बेन का सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर होता रहता है, क्योंकि अभी उसके डैड को ये पता चल गया है कि उसने उनके नेबर के बेसमेंट का दरवाजा तोड़ा है। और फिर बेन जब एबी के बारे में ये कहता है कि उसने अपने बच्चों को मारकर खा लिया है, तब उसका डैड उसे उसके मॉम के घर भेजना चाहता है ताकि वो उधर से उसे एक क्लिनिक पे ले जा सके। अभी सैरा बेन के डैड का गर्लफ्रेंड बेन को एक साइड में ले जाती है, फिर वो उसे समझाती है कि उसका डैड उसे केयर करता है। तभी बेन ये नोटिस करता है कि सैरा जो मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जिक है वो अपने कॉफी में दूध डाल रही है। तभी बेन को ये पता चलता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है और फिर वो पूरी तरीके से शॉक तब होता है जब वो देखता है कि विंडो साइड पे रखा हुआ फ्लावर्स मर रहे हैं। इसके बाद सैरा बेन के ऊपर अटैक करती है और बेन एक किचन नाइफ से सैरा के हाथ के ऊपर एक कट देता है और फिर इसके बाद थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि बेन ने उसके डैड के गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला किया है। इसके बाद बेन को पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं, लेकिन बेन बहुत ही जल्दी ये फाइंड आउट कर लेता है कि वो पुलिस वाला भी उस डीमन के कंट्रोल में है। अभी वो पुलिसमैन बेन को एक बीच में लाकर मारने की कोशिश करता है, तभी कहीं से एक डॉग आकर उस पुलिसमैन को काट लेता है और तभी शायद उस पुलिसमैन का कॉन्शियस थोड़ा बहुत वापस आता है, फिर वो खुद को ही शूट कर लेता है। वैसे ये डॉग इस आदमी का है जो इधर पे फिशिंग करता है। इसके बाद बेन कितना सच बोल रहा है ये चीज फाइंड आउट करने के लिए उसका डैड अपने नेबर्स के बेसमेंट में पहुंचता है, जिधर से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उस डीमन ने उन सब चीजों को इधर से हटा दिया था। फिर उसके डैड का थोड़ा बहुत दिमाग चलता है और फिर वो पहुंचते हैं उनके गैराज में, जिधर पे जाकर वो ये फाइंड आउट करते हैं कि एबी का चेस्ट पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ है, मतलब उधर से कुछ बाहर निकला है और उसका हस्बैंड खुद को लटका चुका है। और फिर वो ये भी फाइंड आउट करते हैं कि बेन सही था। फिर उधर पे सैरा पहुंचती है जो उनके पीठ पीछे एक खंजर घुसा देती है और फिर एक्सीडेंटली बेन के डैड उस जगह को जला देते हैं। अभी जब वो डीमन उन्हें मारने वाला होता है तभी उधर पे बेन पहुंचता है और फिर वो अपने डैड को लेकर उधर से चला जाता है, लेकिन वो डीमन सैरा के बॉडी से बाहर निकलता है। अभी जब वो घर जल रहा होता है तभी बेन के फैमिली का एक फोटो दिखाया जाता है, जिधर से हम लोगों को ये पता चलता है कि बेन का असल में एक भाई भी है, लेकिन उस डीमन ने बेन और हम व्यूअर्स के माइंड से इस चीज को निकाल दिया था, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो फिर उस बस में भी उसका भाई था, फिर वो जब गेम खेल रहा था तब भी वो उसके साथ था, और अगर इस डिनर टेबल को गौर से देखा जाए तो फिर सैरा के साथ बेन जब मिलने वाला था तब उस रात इस टेबल पर 4 प्लेट्स थे। मतलब इन चीजों को इस फिल्म में इससे पहले भी दिखाया गया था, लेकिन हम लोगों ने इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया था। इसके बाद बेन एक रोप और एक गैसोलीन का डिब्बा लेता है और फिर वो मैलरी के साथ टीम अप करके उस डीमन को मारने के लिए उस जंगल के अंदर पहुंचता है। अभी वो उस पेड़ को या फिर इस डीमन के घर को गैसोलीन से नहला देता है, फिर वो इस पेड़ के आसपास नमक से एक सर्कल बनाने के बाद वो इस पेड़ के अंदर पहुंचता है, जिधर पे वो ये देखता है कि वो डीमन डिलन को खा रहा है। अभी बेन अपने भाई और लिली को तो बचा लेता है, लेकिन वो जब बाहर निकल रहा होता है तब वो डीमन बेन को पकड़ लेता है, लेकिन बेन थोड़ा बहुत नमक और अपने डैड के रेकलेस ड्राइविंग की वजह से वो खुद के साथ साथ सैरा के फैमिली को भी बचा लेता है। फिर कुछ टाइम के बाद बेन और मैलरी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर मैलरी बेन को एक फ्लावर देती है और उसके डैड के लिए एक बुके रेडी करती है। और हाँ, बेन भी अपने कैरेक्टर आर्क को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, क्योंकि वो अभी दूसरों के बारे में भी केयर करता है और फिर वो एक अच्छी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बनाता है। और हाँ, फाइनली उसके डैड के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। अभी जब वो इस शहर से बाहर जा रहा होता है तब वो ये फाइंड आउट करता है कि मैलरी ने उसे जो फ्लावर दिया है वो असल में प्लास्टिक का है। तो अभी उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या उस डीमन ने अपना नया होस्ट मैलरी को बनाया है। और तभी हमको लास्ट शॉट में ये दिखाया जाता है कि मैलरी कुछ बच्चों को इस लेक के बिल्कुल मिडिल में ले आती है और फिर कैमरा एंगल उसके क्रीवी फेस की तरफ जूम करते हुए इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। मतलब एक मॉन्स्टर के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकता है, जिधर पे वो इन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती हैं। वैसे मैलरी ने बेन को जो आखिरी बात कही थी वो था मेरे को भूलना मत, और ऐसा शायद इसी रीजन से था क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, या फिर बेन मैलरी और उसके फैमिली के बारे में सब कुछ भूल चुका है और बेन बस ये मेमोराइज कर रहा है कि ये फ्लावर उसे किसने दिया है।